हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजस्थान जी के जोन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, कि जो भाटिया आश्रम द्वारा पेपर आयोजित किए जाते हैं, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ द्वारा जो राजस्थान के पटवारी भर्ती 2019 परीक्षा के लिए जो पेपर आयोजित करवाए जाते हैं, टेस्ट सीरीज चलती है, वो आज हम इस एक टेस्ट सीरीज़ के बारे में आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अर्थात वो ऐसा लगेगा कि जैसे आप यहाँ टेस्ट दे रहे हो, आपको सारे प्रश्न करने हैं, आपको उसका साथ में आंसर सोचना है, आपको पेन लेके कॉपी लेके बैठना है और उसमें टिक लगाते जाना है कि आपके कौन सा सही हो रहा है, कितने सही हो रहे हैं। और साथ साथ में आपको उसका आंसर भी देना है। मैं आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड दूंगा, तो आप उसको सोचना है। जो प्रश्न बड़ा होगा उसमें ज़्यादा समय दूंगा मैं आपको, साथ में सोचना है आपको, उसमें आंसर से टिक करते जाना है कि इसमें इतने सही हो रहे हैं, इसमें इतने सही हो रहे हैं। और जैसे ही वीडियो पूरा हो तो आप नीचे कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं पूरे टेस्ट में। उसके आधार पे हम देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा है। ऐसे भी आपको पता चल जाएगा कि कैसा लेवल है। तो आप वीडियो पूरे होने के बाद में आप नीचे कमेंट करना। और जो लाइव नहीं है, जो बाद में वीडियो देखेंगे, वो भी उसको लाइव की तरह शुरू से चला के टेस्ट देख के सीरियसली और बताएं कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि ये पेपर है जो 8 दिसंबर को आयोजित हुआ था आश्रम में। पुराना बैच का पेपर है। जो बैच काफ़ी समय से चल रहा है आश्रम में, उस पुराना बैच का पेपर है। और मेरे पास नया बैच है, उसका भी पेपर मैंने कहीं से अरेंज किया है। तो मैं नया बैच का भी जो है वो भी टेस्ट भी करवाऊँगा, और जो पुराने बैच है दोनों का टेस्ट भी करवाऊँगा। और कांस्टेबल के नया बैच है, कांस्टेबल का पुराना बैच है, उनके भी पेपर करवाऊँगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और जो है वो जल्दी से फटाफट से लाइक बटन पे क्लिक की दीजिए, बाद में समय नहीं मिलेगा। इसलिए पहले आप लाइक कीजिए। और चैनल अगर आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बस हम यही एक उम्मीद है कि आप जैसे लाइक करेंगे तो हमें लगेगा कि आपको ये पसंद आ रहा है। तो हम आगे से ज़्यादा दूसरे वाले बैच के भी पेपर अवेलेबल करवाएंगे आपको। तो इसलिए आप पहला काम है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। अब बात करेंगे, आज जो पेपर है 8 दिसंबर को आयोजित हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो एक बात बता दूं, आश्रम में जो पेपर आते हैं उनके लिए ये देखिए, आप यहाँ के जो चार है वो, जैसे आप आर्य सत्य ही मान लो कुछ। जैसे यहाँ पे संस्कार होना जरूरी है, रोजगार, राष्ट्रवाद और लोकहितवाद के तहत आश्रम ये काम करता है। अब ये है, इसमें जो ये पेपर है वे पुराने बैच और ओल्ड तरीके से या ओल्ड पैटर्न पे आयोजित हो रहे हैं। आश्रम में आपको बता दें कि 17 तारीख से 17 दिसंबर से, जहाँ तक पता है कि 17 दिसंबर से वापस रीस्टार्ट किया जाएगा बैच, जो नए शेड्यूल के आधारित होगा। तो 17 तारीख तक जो है शेड्यूल वो अभी तक पुराना ही रहेगा, क्योंकि अभी तक एसएसबी की जो साइट पे अभी तक आया नहीं सिलेबस। इसलिए अभी तक वो नया शेड्यूल के आधार पे किया नहीं जा रहा है। लेकिन 17 के बाद में नए पैटर्न पेपर आयोजित किया जाएगा। तो वो मैं आपको नए पैटर्न वाले जितने भी सारे पेपर होंगे, मैं आपको यहाँ पे भी टेस्ट के थ्रू अवेलेबल करवाऊंगा। जैसे आप यहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हैं। आप फिक्स एक टाइम बता दूंगा, इसी टाइम आपको टेस्ट देने हैं। ये टेस्ट होने का जो ऐसा है, इसमें यहाँ पे नाम लिखा जाता है, यहाँ पे आश्रम सदस्यता क्रमांक लिखा जाता है। ये 8 दिसंबर को पेपर हुआ था, रविवार को। और ये बुकलेट सीरीज है, पूरा पेपर के अनुसार होता है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप राजस्थान जीके जोन जो है टेलीग्राम चैनल, वो ज्वाइन कर लीजिए। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 पे। और आपको कुछ समय का दूंगा मैं, आप सोचना, फटाफट आंसर देना। तो प्रश्न नंबर 1 पे बात करते हैं। सिरेमिक एवं कांच उद्योग हेतु सांदना में विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा। ये कह रहा है, इस प्रश्न का कहना है कि सिरेमिक और कांच उद्योग हेतु किस जिले में, सिरेमिक और कांच उद्योग हेतु किस जिले में विशेष औद्योगिक क्षेत्र जो है वो स्थापित होगा। विशेष औद्योगिक क्षेत्र है सिरेमिक और कांच को लेकर, किस जिले में स्थापित होगा, तो वो कौन सा जिला है। तो आपको फटाफट सोच लीजिए आप, और फटाफट उत्तर दीजिए। देखते हैं पहले आंसर कौन देता है। जी हाँ, इसका सही आंसर है डी, अजमेर।
इसका सही आंसर होगा डी अजमेर। अजमेर में सिरेमिक और कांच उद्योग हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होगा। प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं। राजसिकों की स्थापना कब हुई? प्रश्न नंबर 2 पे बात करते हैं, राजसिकों की स्थापना कब हुई? जल्दी से सोच लीजिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप पहले लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो मैं आगे से और अच्छे तरीके से टेस्ट करवाने की कोशिश करूँगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1961 में राजसिकों की स्थापना हुई थी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। टपुकड़ा भिवाड़ी में कौन सा उद्योग क्षेत्र विकसित है? टपुकड़ा एक क्षेत्र का नाम है जो भिवाड़ी में है, और उसमें कौन सा उद्योग है वो विकसित है? टपुकड़ा में किस उद्योग के लिए जाना जाता है टपुकड़ा? ऑप्शन ए कांच उद्योग, ऑप्शन बी है जापानी पारक, ऑप्शन सी है सिरेमिक्स, और ऑप्शन डी है ऑटोमोबाइल। इन चारों में से टपुकड़ा उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से सोच लीजिए, आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा डी, टपुकड़ा है जो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 4 बात करते हैं, कौन सा प्रदेश सीमेंट क्षेत्र का नहीं है? मतलब सीमेंट उद्योग क्षेत्र से संबंधित कौन सा प्रदेश नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक मोडक, एक गोठन, एक गुलाबपुरा और एक ब्यावर। इन चारों में से कौन सा है जो सीमेंट उद्योग से संबंधित नहीं है? तो ये है कि फटाफट सोच लीजिए, 3 सीमेंट उद्योग के होंगे और एक सीमेंट उद्योग से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी, गुलाबपुरा। मोडक भी सीमेंट उद्योग है। गोटन आपको पता है, गोटन और खारिया खंगार 2 सीमेंट उद्योग है, जिसमें गोटन नागौर में आता है और खारिया खंगार जोधपुर में आता है। ब्यावर भी सीमेंट, गुलाबपुरा क्षेत्र है जो सीमेंट उद्योग से संबंधित नहीं है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। स्फूर्ति स्कीम का संबंध है। प्रश्न नंबर 5 है, स्फूर्ति स्कीम का संबंध है। तो इस स्फूर्ति स्कीम का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है परंपरागत उद्योगों का पुनर्सृजन करने हेतु, ऑप्शन बी है महिलाओं को एमएसएमई में गति प्रदान करने हेतु, ऑप्शन सी है खादी प्रचार, ऑप्शन डी है हैंडलूम के नवीनीकरण हेतु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए है। इसका सही आंसर होगा परंपरागत उद्योगों का पुनर्सृजन करने हेतु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परंपरागत उद्योगों का पुनर्सृजन करने हेतु स्फूर्ति स्कीम का संबंध है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 में। रूडा की स्थापना हुई है। रूडा की स्थापना RUDA, रूडा की स्थापना कब हुई थी? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप जल्दी से बताइए कि रूडा की स्थापना 1955 में हुई, 61 में हुई, 92 में हुई या 1995 में हुई? कौन से सत्र में, कौन से सन में रूडा की स्थापना हुई है? तो इसका सही आंसर है सी, 1995। प्रश्न नंबर 7 पे बात करते हैं, असुमेलित को छांटो। प्रश्न नंबर 7 में हमें इधर 4 है जो जिलों की विशेषताएं दे रखी है, और इस तरफ 4 जिलों के नाम दे रखे हैं। उनको असम्मिलित कौन सा है? जैसे अजरक कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसे बाड़मेर का है, तो उसमें असम्मिलित छांटना है। अजरक के सामने बाड़मेर दे रखा है, टेरिकोटे में अलवर, कोप्तगिरी जयपुर और नवदे में टोंक। तो इसमें इन 4 में से कौन सा है? तो इसको जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी, सुनहरी टेरिकोटा अलवर। ये इसका असुमेलित है, क्योंकि जो अजरक है, अजरक प्रिंट है, वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है। जो अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है। और जो कोप्तगिरी है, वो कोप्तगिरी, कोई अगर ये कोई समझ रहा है कि कोप्तगिरी और ये जो सही है, लेकिन ये सही है, क्योंकि कोप्तगिरी है मुख्यतः अलवर की है, लेकिन जयपुर की भी है। कोप्तगिरी अलवर और जयपुर की प्रसिद्ध है, मुख्यतः अलवर लिखते हैं इसको। और जो नमदे है वो आप सभी को पता है टोंक के हैं, नमदे हैं तो टोंक के हैं, और अजरक है वो बाड़मेर का है। तो इसका सही आंसर होगा जो सुनहरी जो है टेरिकोटा, वो अलवर का नहीं है, ये गलत है। जो सुनहरी टेरिकोटा है वो आपको बता दूं कि ये बीकानेर का प्रसिद्ध है। सुनहरी टेरिकोटा बीकानेर का प्रसिद्ध है। अलवर के अंदर जो टेरिकोटा पाया जाता है, वो टेरिकोटा कौन सा पाया जाता है? कागजी टेरिकोटा। कागजी टेरिकोटा अलवर में पाया जाता है, और जो सुनहरी टेरिकोटा है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा बी, जो है असुमेलित है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है,
रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। आप सभी को पता है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। रमकड़ा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है अलवर, ऑप्शन डी है डूंगरपुर। तो इन चारों में से रमकड़ा उद्योग किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है डी डूंगरपुर। डी डूंगरपुर है इसका सही आंसर है। रमकड़ा उद्योग है वो डूंगरपुर के गलियाकोट का प्रसिद्ध है, तो गलियाकोट डूंगरपुर इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई? जल्दी से आंसर सोच लीजिए, कब घोषित हुई और फटाफट आंसर दीजिए। 1978 में हुई, या 1969 में हुई, या 1972 में हुई, या 1992 में हुई? कब घोषित हुई? तो इसका सही आंसर है ए 1978। आप थोड़ा जल्दी कीजिए आंसर देने में। प्रश्न नंबर 10 है, नाना कराब व वालदा सेतर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाना कराब व वालदा सेतर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? देखो, खनिज टॉपिक है राजस्थान का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में उसमें से 2 प्रश्न आते हैं और आपको सारे खनिज भी पढ़ने पड़ेंगे और खनिजों के जो है प्रमुख जो कौन कौन सा सत्र है, कौन कौन सी खाने हैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसी तहत एक प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नाना कराब और वालदा सेतर है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाना कराब सत्र है वो पाली में है और वालदा सत्र है वो आबू सिरोही में है। तो ये दोनों सत्र है, ऐसा कौन सा खनिज है जिसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है टंगस्टन, बेरिलियम, लोहेयस, कोई तांबा, रॉकफास्ट। तो इसका सही आंसर है ए टंगस्टन है इसका सही आंसर होगा। जो नाना कराब व वालदा सत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। असुमेलित, हमें 11 में असुमेलित को छांटना है। तो इसमें 4 दे रखी हैं खानों के नाम और 4 इधर कौन कौन से जो है वो मटेरियल निकलते हैं वो उन्होंने दे रखा है। जो उनमें उनमें से अपने को असुमेलित छांटना है। तो पहला है देवतलई, देवतलई तांबा, सालोपत रॉक फास्फाट, लोहावट वाड़ा फ्लोस्फार और अगुचा अबरक। तो हमें ये इसमें से छांटना है कि इसमें से कौन सा असुमेलित है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है सी लोहावट फ्लोस्फार है जो इसका सही आंसर है। ये से संबंधित नहीं है। बाकी तांबा देवतलाई में ही है, सलोपत रॉक फास्फाट के लिए प्रसिद्ध है, अब्रक अगुचा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, लोहावट है जो फ्लोस्फार से असुमेलित है। तो इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 12 पे बात करते हैं, काला डारा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? काला डारा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? काला डायरा है खान का नाम है, क्षेत्र का नाम है, जो किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है वो बात करना है। तो आप सभी को पता है कि काला डायरा है वो ग्रेनाइट से संबंधित है। ग्रेनाइट से संबंधित है, मार्बल, सोप स्टोन व जिंक से संबंधित नहीं है, ये ग्रेनाइट से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ए। और काला डायरा जयपुर में है। जो जयपुर किस कैसे ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है? काले ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। भैंसलाना काला डायरा है जो वहाँ पे ग्रेनाइट निकलता है और वो जयपुर का है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। सत्य कथन को अलग करो, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? 13 में 4 दे रखे हैं, इस तरफ क्षेत्रों के नाम है, इस तरफ जिलों के नाम है। कौन सा क्षेत्र किस जिले से संबंधित नहीं है? सारे असुमेलित है, लेकिन अपने को इन चारों में से एक सत्य कथन है वो तय करना है। तो आप बताओ कि शिकारवाड़ी क्या जयपुर का है? गुजरवाड़ा राजसमंद का है, चूरला सीकर का है और सकरवाड़ा अलवर का है। इसमें से सत्य कथन जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका सही आंसर होगा सी चूरला है वो सीकर का एकमात्र सत्य है, बाकी तीनों असत्य है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं, मोचिया मगरा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? मोचिया मगरा क्षेत्र का नाम है, खनिज क्षेत्र का नाम है। मोचिया मगरा किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो मोचिया मगरा आप सभी को पता है किसके लिए प्रसिद्ध है? गैलेना के लिए प्रसिद्ध है। देखो, आपको एक बात बता दूं कि इस जो पेपर में ये जो आप सोच रहे हो कि सारे खनिज से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो इस पेपर में जो शेड्यूल पेपर था इसमें सिर्फ पर्यटन टॉपिक था, परिवहन था और खनिज था। 3 ही टॉपिक थे इसके अंदर। ज्योग्राफी के अंदर 3 टॉपिक थे मोस्टली, जिसमें परिवहन और खनिज के प्रश्न मोस्टली 2 टॉपिक थे।
क्योंकि पटवारी शेड्यूल के अनुसार था, इसके लिए इसमें 2 ऑप्शन थे, उसमें पर्यटन था नहीं, इसलिए इसके प्रश्न दिए नहीं है। परिवहन और खनिज से संबंधित इसमें प्रश्न है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। कमेरी राजसमंद में किसका पैनोरमा बनाया गया है? कमेरी राजसमंद में किसका पैनोरमा बनाया गया है? कमेरी राजसमंद में किसका पैनोरमा बनाया गया है? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। इसका सही आंसर होगा सी पन्नादाई। सी पन्नादाई का पैनोरमा बनाया गया है। कमेरी राजसमंद में पन्नादाई का पैनोरमा बनाया गया है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ कमियां रहे, ये पहला जो है जो सेशन है इसमें कुछ कमियां रही हो सकता है, तो मैं कोशिश करूंगा अगली बार कमियां सुधारने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट करके बताइए कि क्या क्या कमियां हैं। हो सकता है कुछ प्रश्नों के आंसर गलत भी हो जाए, तो आप नीचे कमेंट करिएगा कि सर इसका मुझे स्पष्टीकरण दो, ये आंसर ये नहीं है, तो मैं उसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा प्रश्न गलत है, तो उसका मैं स्पष्टीकरण दे दूंगा। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ताकि उस लाइक के आधार पर मुझे पता चलेगा कि कितनों को पसंद आया है वीडियो, तो मुझे अगला पेपर वापस किस हिसाब से बनाना है। प्रश्न नंबर अगले पे बात करते हैं, हिंडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 16 पे बात करते हैं, हिंडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बी पुष्कर। पुष्कर में हिंडोल महोत्सव मनाया जाता है। हिंडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिंडोल महोत्सव पुष्कर में मनाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रदेश का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर तथा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 17 है, प्रदेश का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो पूर्व पश्चिम, जैसे राजस्थान ये प्रदेश है, अपने राजस्थान ये प्रदेश है, इसका कौन सा हिस्सा, ये प्रदेश है, इसका कौन सा हिस्सा जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर तथा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा, ऐसा कौन सा जो है राजमार्ग है? परिवहन से संबंधित प्रश्न दे रखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग है, एनएच नेशनल हाईवे है, जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ये जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, ये उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है। तो जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है। तो ऐसा कौन सा राजमार्ग है जो दोनों का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए। इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, NH76 है। इसका सही आंसर है सी, NH76। प्रदेश में पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? कब प्रारंभ की गई थी? प्रदेश में पहली रेल बस सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो आप सभी को पता है कि प्रदेश में पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य की गई थी। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य की गई थी। ये करीब 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 15 किलोमीटर के मध्य रेल बस है। अगर रेल बस देखी होगी सभी ने, अगर नहीं देखी है तो आपको बता दूं, ये एक डिब्बा होता है रेल का, जिसमें उसी में ड्राइवर होता है, बस की तरह होती है वो। और वो रेल बस इसलिए कहते हैं कि वो पटरियों पर चलती है बस की तरह, इसलिए उसको रेल बस कहते हैं। बाकायदा मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड से तक चलती है, ये वापस मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक चलती है। यहाँ के बीच में ये सिर्फ दिन में 4-5 बार चलती है, और इसका फिक्स टाइमिंग पे चलती है। इसका फिक्स टाइम होता है, फिक्स शेड्यूल होता है कि ये कब कब चलती है। उसके बाद में आपको बता दें कि इसके लिए भी बाकायदा टिकट लेनी पड़ती है। रेल बस के लिए भी टिकट लेनी पड़ती है, और टिकट वहीं पे लेते हैं जहाँ से हम नॉर्मल ट्रेनों की टिकट लेते हैं, वहीं से ही इसकी टिकट लेती है। और मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी का सिर्फ 5 रुपये किराया है, और वहाँ इनको टिकट लेना ज़रूरी होता है। बाकी इसकी जो स्थापना की बात करें, इसका सही आंसर है बी, 1994 इसकी प्रारंभ किया गया था, इसको 1994 में। तो इसका सही आंसर है बी, 1954 में। प्रश्न नंबर 19 पे बात करते हैं। 19 है, रिद्धि सिद्धि योजना का संबंध है। प्रश्न नंबर 19 है, रिद्धि सिद्धि योजना का संबंध है। ऐसी कौन सी योजना है जो संबंध रिद्धि सिद्धि से है? तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 में सही आंसर जल्दी से दीजिए। तो इसका सही आंसर है सी, सहकारिता। सहकारिता से महिला सशक्तिकरण है, उसका संबंध है रिद्धि सिद्धि से योजना से। सहकारिता से महिला सशक्तिकरण है, इसका सही आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 20 पे बात कीजिए, सहकारिता किस सूची का विषय है? सहकारिता किस सूची का विषय है? प्रश्न नंबर 20 है वो सहकारिता किस सूची का विषय है, तो इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए। जो सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, इन तीनों सूची में से ये तो कोई सूची नहीं है, इन तीनों सूची में से सहकारिता है किस सूची का विषय है, तो इसका सही आंसर है ए, राज्य सूची का विषय है सहकारिता। प्रश्न नंबर 21 पे बात करते हैं। ये कुछ प्रश्न है जो फीता, जरीब और जो पटवारी की स्पेशल टॉपिक हुआ करता था, अब तो शायद इस शेड्यूल में तो हटा देंगे शायद नए वाले पैटर्न में, तो लेकिन जो पुराने पैटर्न है उसमें जो फीता, जरीब और भू सर्वेक्षण से संबंधित जो प्रश्न आते थे वो प्रश्न भी इस वीडियो में लिए हुए हैं, क्योंकि जो ये पेपर हो रहा है अभी पुराने पैटर्न के आधार पर ही हो रहा है। 17 से जो आश्रम में, भाटिया आश्रम में नया शेड्यूल शुरू करेंगे, तो अभी जो 8 तारीख को जो बड़ा पेपर है वो हुआ था, पुराना बैच और नया बैच दोनों बैच में हुए थे, अलग अलग 2 बैच चल रहे हैं, दोनों बैच में हुआ था। तो ये पुराना वाला बैच है, इसमें फीता और जरीब से संबंधित प्रश्न दिए गए थे, और एक लास्ट पेपर होगा वो 17 को होगा, उसके बाद में वापस रीशेड्यूल करेंगे, शेड्यूल को रिस्टार्ट करेंगे। तब हो सकता है कि नए पैटर्न के आधार पर सारा पेपर चले, तो वो भी हम करेंगे, वो सारा नए पैटर्न के आधार पर करेंगे, उसमें प्रश्नों की संख्या देखेंगे कितनी होती है। तो वेटेज तो इसका फिक्स है कि 100 ही रहना है, लेकिन हम प्रश्नों की संख्या पे बात करेंगे वो कितनी होगी कितनी नहीं होगी, तो आगे बात करेंगे। चलो फिलहाल प्रश्न पे बात करते हैं 21 नंबर पे। सर्वेक्षण की ऐसी त्रुटि जो एक ही माप व चिन्ह की तथा एक ही दिशा में बढ़ती जाती है कहलाती है। ये पटवारी से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें सर्वेक्षण की ऐसी त्रुटि जो एक ही माप व चिन्ह की है तथा एक ही दिशा में बढ़ती जाती है। जब सर्वेक्षण करते हैं तो ऐसे इसमें ऐसी कौन सी त्रुटि आती है जो एक ही माप व एक ही चिन्ह की है तथा एक ही दिशा में बढ़ती जाती है, तो इसका सही आंसर है डी, संचयी त्रुटि। प्रश्न नंबर 22 है, सीधी पद्धति द्वारा मापी गई साधारण परिशुद्धता के लिए मापन इकाई है। सीधी पद्धति द्वारा मापी गई साधारण परिशुद्धता के लिए मापन इकाई है। प्रश्न नंबर 22 का आंसर दीजिए फटाफट। फीता, जरीब, पेडोमीटर और चक्र मापे, चारों में से कौन सा सही आंसर होगा? सीधी पद्धति द्वारा मापी गई साधारण परिशुद्धता के लिए मापन इकाई है, तो इसका सही आंसर होगा सी, जरीब। इसका सही आंसर होगा सी, जरीब। प्रश्न नंबर 22 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, सीधी पद्धति द्वारा मापी गई परिशुद्धता के लिए मापन इकाई है। अभी 22 पे बात कर ली थी, इसका सही आंसर है जरीब। प्रश्न नंबर 23, ये रिपीट हो गया था प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सी लाइन सर्वे की शुद्धता के लिए बनाई गई है? कौन सी लाइन सर्वे की शुद्धता के लिए बनाई गई है? आधार लाइन, सिकमी लाइन, चेक लाइन और मार्जिन लाइन। तो कौन सी लाइन सर्वे की शुद्धता के लिए बनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा बी, चेक लाइन। इसका सही आंसर होगा बी, चेक लाइन। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 में। कौन सा भूमापन संबंधी यंत्र लंबी दूरियों के मापने में काम आता है? कौन सा भूमापन संबंधी यंत्र है जो लंबी दूरियों को मापने में काम आता है? ऐसा कौन सा यंत्र है? तो फटाफट आंसर दीजिए। चैन या जरीब है, राउल या खुंटे है, थियोडाइलाइट है या रेंजिंग स्टाफ? ऐसा कौन सा यंत्र है जो वो भूमापन संबंधी यंत्र है जो लंबी दूरियों को मापने में काम आता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, रेंजिंग स्टाफ। हो सकता है यह प्रश्न गलत हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार, तो मैं उसका सही आंसर दे दूंगा। जो पूर्णतः सरकारी व राजकीय संरक्षण में है हो वे तथा व्यवस्थाधीन हो, ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? जो पूर्णतः राजकीय या सरकारी संरक्षण में हो या व्यवस्थाधीन हो, उसको पूर्व में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है पोलस भूमि, ए। 25 में सही आंसर है ए, पोलस भूमि है। तो इसका बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 में। वनों से हमें क्या लाभ है? वनों से हमें क्या लाभ है? आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो अगर मैं धीरे चल रहा हूँ तो आप वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले वीडियो को मैं उस हिसाब से आपको, अगला टेस्ट को उस हिसाब से बताऊँगा। ठीक है, वनों से हमें क्या लाभ है? प्रश्न नंबर 26 है, वनों से हमें क्या लाभ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा भूजल स्तर बढ़ता है। वनों से मेरा लाभ है, बिल्कुल, वनों से भूजल स्तर बढ़ता है। वातावरणीय ताप का नियंत्रण होता है, बिल्कुल, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, वन होता है, वहाँ थोड़ी ठंड रहती है और वातावरणीय ताप का नियंत्रण होता है। भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है, बिल्कुल, भूमि का उपजाऊपन बढ़ता है, क्योंकि जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए वहाँ तो भूमि की उर्वरक क्षमता है या वो जो मिट्टी है, वो उपजाऊपन मिट्टी है, वो उड़ेगी नहीं और एक जगह जमी रहेगी। भूमि जो पेड़ पौधों की जड़ों से वो बंधी हुई रहेगी, इसलिए उसका उपजाऊपन बढ़ता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी है। जो वनों से हमें लाभ प्राप्त होता है, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 27 है,
राजस्थान का राज्य पुष्प व वृक्ष है। राजस्थान का राज्य पुष्प व वृक्ष है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है और वृक्ष कौन सा है, इसमें से बात करते हैं। प्रश्न नंबर 27 का आंसर जल्दी से बताइए। तो राज्य पुष्प आप सभी को पता है, बहुत इजी प्रश्न है, रोहिड़ा, और जो वृक्ष है खेजड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ए। आप जल्दी जल्दी आंसर दिया करें। 28 में द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक की रचना किसने की? 28 में द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक की रचना किसने की? द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक की रचना किसने की? तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है पुस्तक में क्या आ रहा है। पुस्तक में नाम आ रहा है स्पैरो। स्पैरो क्या है? स्पैरो एक चिड़िया है, चिड़िया का नाम है स्पैरो। तो आप सभी को पता है कि इन चारों में से चिड़िया का संबंधित किससे था? तो जो कैलाश सत्यार्थी, सीवी रमन चंद्र, सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक भी कहते हैं सलीम अली को। इसने जो पुस्तक लिखी है द फॉल ऑफ द स्पैरो, सलीम अली ने पुस्तक लिखी। तो इसका सही आंसर होगा डी, सलीम अली। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन नहीं है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन नहीं है? तो जल्दी से आंसर दीजिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम और जल विद्युत ऊर्जा। तो प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन कौन सा नहीं है? तो इसमें सभी है जो प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन है, सिर्फ जल विद्युत ऊर्जा के अलावा। तो इसका सही आंसर होगा सी, जल विद्युत ऊर्जा है वो प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन नहीं है। बात करते हैं 30वें प्रश्न में, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? दो बातें हैं, अलग अलग है दोनों। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम, आप सभी को पता है कि वो 5 जून को मनाते हैं, लेकिन इसमें दे रखा है संरक्षण। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें तो इसका सही आंसर होगा बी, 25 नवंबर। तो इसका सही आंसर होगा बी, 25 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे 31वें प्रश्न में, ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु मुख्य उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु मुख्य उत्तरदायी गैस है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका आप, प्रश्न नंबर 31 का। तो आप सभी को पता है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए ऐसे तो चारों गैस ही है, NO2 है, N2O है, सॉरी N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हंसने वाली गैस बोलते हैं जिसको, ये N2 है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CH4 मीथेन है जो चावल की खेती से भी होती है, चावल की खेती जहाँ होती है वहाँ से अधिक निकलती है। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य उत्तरदायी पूछा, इसने पूछा है मुख्य उत्तरदायी। उत्तरदायी में तो चारों ही आ जाते हैं, लेकिन अगर मुख्य उत्तरदायी की बात करें हैं तो इसका सही आंसर होगा सी, CO2 है इसका सही आंसर है। ग्रीन हाउस प्रभाव है तो मुख्य उत्तरदायी गैस CO2 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 32 में, फटाफट आंसर दीजिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का वर्गीकरण नहीं है। चार ऑप्शन है, नगरीय ठोस, औद्योगिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, वायु प्रदूषण। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का वर्गीकरण नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 32 का। तो इसका सही आंसर है वायु प्रदूषण है जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का वर्गीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 33 पे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कचरा सबसे खतरनाक और सबसे लंबे समय तक, निम्न में से कौन सा कचरा सबसे खतरनाक और सबसे लंबे समय तक बने रहने वाला कचरा है? तो बात करते हैं, फटाफट आंसर दीजिए। इजी प्रश्न है, 33वां इजी प्रश्न है, आप सभी आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा कचरा जो सबसे लंबे समय तक बना रहता है। तो इसका सही आंसर होगा सी, नाभिकीय कचरा है जो सबसे लंबे समय तक बना रहता है। प्रश्न नंबर बात करते हैं 34 पे, पुनर्प्रयोग का अर्थ है। प्रश्न नंबर बात करते हैं 34 में, पुनर्प्रयोग का अर्थ है। तो जल्दी से आंसर सोच लीजिए इस प्रश्न का। पुनर्प्रयोग मतलब ऑप्शन ए है, कचरे से जरूरी सामान का निष्कासन। क्या ये पुनर्प्रयोग हो सकता है? नहीं, जरूरी सामान से निष्कासन हो गया तो फिर पुनर्प्रयोग कैसे होगा? जैविक तरीके से सड़ने वाले कचरे से वनस्पति खाद बनाना। जैविक तरीके से सड़ने वाले कचरे से वनस्पति खाद बनाना, कचरे को विभिन्न भागों में विभक्त करना और कचरे को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में बदलना। तो ये हो गया पुनर्प्रयोग, इसका ऑप्शन हो गया डी, ज़्यादा सही है डी, क्योंकि जो कचरे को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में बदलना, जो कचरा है उसको वापस उत्पादों में बदलना, मतलब वापस पुनः प्रयोग करके करना, इसका सही आंसर डी हो गया। बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 पे, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु आदि द्वारा पूरी तरह नष्ट होने वाला कचरा है। ऐसा कौन सा कचरा है? ऐसा कौन सा कचरा है जो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु आदि पूरी तरह नष्ट होने वाला कचरा है? देखो आप समझ रहे हो कि साइंस के ऐसे प्रश्न कैसे आ रहे हैं।
तो इसमें जो साइंस का इस शेड्यूल में जो बुक लगी हुई है वो क्लास 10 की बुक लगी हुई है, क्लास 10th की बुक लगी हुई है। और उस बुक में जो प्रश्न पार्ट नंबर जो 13, 14, 15 वो पार्ट नंबर है जो अपशिष्ट कचरा प्रबंधन से संबंधित पार्ट हैं, वो पार्ट लगे हुए हैं, उन पार्ट से प्रश्न दिए गए हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सारे प्रश्न ऐसे हैं। यहाँ शेड्यूल के अनुसार टेस्ट हो रहा है, इसलिए उन्हीं पार्ट से सिर्फ प्रश्न आ रहे हैं साइंस के जितने भी आएंगे। तो आपको देखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बैक्टीरिया व सूक्ष्म जीवाणु आदि द्वारा पूरी तरह नष्ट होने वाला कचरा है। जैविक कचरा, सिल्ट कचरा, ज्वलनशील कचरा, तीन कचरों में से 35 में ऐसा कौन सा कचरा है जो बैक्टीरिया व सूक्ष्म जीवाणु द्वारा पूरी तरह नष्ट हो सकता है? तो उसको है जैविक कचरा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जैविक कचरा है जो बैक्टीरिया व सूक्ष्म जीवाणु द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाता है। प्रश्न बात करते हैं सिल्ट कचरा क्या है। 36वां प्रश्न है, सिल्ट कचरा कहलाता है। जल्दी से आंसर दीजिए, सिल्ट कचरा, किस कचरे को सिल्ट कचरा कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो घरेलू कचरे का जो बड़ा भाग है, धूल मिट्टी है, घरेलू कचरा का जो बड़ा भाग है, जो घरेलू कचरे का जो बड़ा भाग है धूल मिट्टी, उसको सिल्ट कचरा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 में। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत नॉर्मल दैनिक जीवन का प्रश्न है, सभी के सभी दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है। और इस बार जो साइंस ऐड की है नई पैटर्न, वो भी दैनिक जीवन से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 37 का आप फटाफट आंसर दीजिए। राजस्थान जो कागज के थैले के नष्ट होने का समय है, कागज का थैला है वो नष्ट होने का समय है 6 महीने, 2 दिन, 1 साल, 1 महीना। कागज का जो थैला है वो कितने समय में नष्ट हो जाता? तो इसका सही आंसर है 1 महीना। लगभग 1 महीने में कागज का थैला है वो जमीन में गाड़ने के बाद में नष्ट हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधियों पादपों का अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें औषधियों पादपों का अध्ययन किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑन्कोलॉजी, पोर्मोलॉजी, सिनेटोलॉजी व फार्माकोजेनोलॉजी। मैंने जो कांस्टेबल के लिए जो साइंस के जो मॉडल पेपर के कुछ 30-40 प्रश्न लिए थे, उसमें मैंने बात की है कि जिस शब्द के पीछे लॉजी लग जाता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना, टू नो। तो इन सारे वर्ड के पीछे पूछा है कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसमें औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है, इसका मतलब ये जिसका अध्ययन किया जाता है उनके पीछे लोध लग जाता है। औषधीय पादपों का क्या मतलब हुआ, किन को औषधीय पादपों कहते हैं? तो हम प्रश्न नंबर 38 है, उसका सही आंसर है फार्माकोजिनेसिस। फार्माकोजिनोसिस है और इसका सही आंसर है फार्माकोजिनेसिस, जिसमें औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 में। हल्दी किस कुल का पादप है? 39वां प्रश्न है, हल्दी किस कुल का पादप है? जल्दी से आंसर दीजिए हल्दी के बारे में। तो इसका सही आंसर है बी जिंजीबिरेसी। बी जिंजीबिरेसी है जो हल्दी जिंजीबिरेसी कुल का पादप है। प्रश्न नंबर इसके साथ में 40 का भी आंसर दे दीजिएगा जल्दी से। तुलसी किस कुल का पादप है? हल्दी किस कुल का पादप है? जिंजीबिरेसी कुल का पादप है। जो तुलसी किस कुल का पादप है? तुलसी किस कुल का पादप है? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। इसका सही आंसर होगा डी लेमिएसी। तुलसी लेमिएसी कुल का पादप है। देखो एक है ए में मेलिएसी और डी में दे रखा है लेमिएसी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इसको याद करना है। लेमिएसी है जो तुलसी लेमिएसी कुल का पादप है। प्रश्न नंबर 41 में बात करते हैं। 41 में प्रश्न में बात करते हैं बिट्टी बैंगन। बिट्टी बैंगन और बिट्टी का पूर्ण रूप है। बिट्टी बैंगन होती है, जो बैंगन होती है, बिट्टी कपास भी होती है, बिट्टी बैंगन भी होती है। तो जो बिट्टी बैंगन में जो बिट्टी होता है, बिट्टी का मतलब क्या होता है? बिट्टी का मतलब क्या होता है? तो प्रश्न नंबर 41 में जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा बैसिलस थोरियम या बैंगन टेक्नोलॉजी या बेसल टर्मिनोलॉजी या बैसिलस थुरिजिएंसिस। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन बिट्टी का मतलब होगा? तो इसका सही आंसर है सी बैसिलस थुरिजिएंसिस। बैसिलस थुरिजिएंसिस है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। प्रश्न नंबर बात करते हैं 42 में। चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है? मात्रक का नाम है चंद्रशेखर सीमा मात्रक है। किसी ने पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे है जिसके लिए ये प्रश्न पहली बार फेस हो रहा है। चंद्रशेखर सीमा किसका मात्रक है? नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है और काफ़ी लोगों को पढ़ रखा होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें पहली बार देख रहे होंगे, क्योंकि जो भी किताबें दे रखी है उनमें इस तरह का मात्रक का कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है।
तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, जो नहीं आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा सी, चंद्रशेखर सीमा, जो द्रव्यमान का मात्रक है। नाम से सीमा लग रहा है लेकिन ये मात्रक द्रव्यमान का मात्रक है। इसका ऑप्शन होगा सही आंसर सी। प्रश्न नंबर 43, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रश्न नंबर 43 दे रखा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो आप सभी को आता है, बहुत इजी प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए। ए सही आंसर होगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इजी प्रश्न है, सभी को आता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 में, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। प्रश्न नंबर 44 में बात करते हैं पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह होगा ए शुक्र। शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 में, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कौन से पाए, जल्दी से आंसर दीजिए। 45 में क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। जो मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल व बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है क्षुद्र ग्रह, जो बोलते हैं एस्ट्रॉयड बोलते हैं जिसको, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर बात करते हैं 46 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। अभी पॉलिटी के प्रश्न आए हैं, अभी पॉलिटी के प्रश्न आए हैं 46 से। तो बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो 46 में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, तो आप सभी को पता है, इजी प्रश्न है। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, संपत्ति का अधिकार। इजी प्रश्न था, सभी को आता है। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। चार है, लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा और राज्यसभा संसद के अंग है। विधानसभा और विधान परिषद विधान मंडल के अंग है। वो तो लोकसभा और राज्यसभा तो संसद के अंग है। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। विधान मंडल के भी 3 अंग है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जो काम केंद्र में संसद का है वही काम राज्य स्तर पे विधान मंडल का है। विधान मंडल में विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होता है। तो ऐसा कौन सा इन चारों में से है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, जिसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, विधान परिषद। विधान परिषद है जिसको भंग नहीं किया जा सकता, सिर्फ समाप्त किया जा सकता है। आपको पता है कुछ राज्य में विधान परिषद लागू की जाती है। अभी तक राजस्थान में विधान परिषद है नहीं। विधान परिषद के लिए अभी जो है विधेयक प्रस्तुत किया गया है लेकिन अभी तक उनको मंजूरी नहीं मिली है। तो विधान परिषद किसी स्टेट में लगाया भी जा सकता है और वापस समाप्त भी किया जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 में, संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 48 है कि संविधान में किस न्यायालय में, संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो एडहॉक न्यायाधीश, एडहॉक न्यायाधीश बोलते हैं जिसको, तो वो किस न्यायालय में नियुक्ति का प्रदान करता है। ऑप्शन जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 48 का सही आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तदर्थ न्यायालय, तो इसका सही आंसर होगा ए, भारत का उच्च न्यायालय है तदर्थ न्यायाधीश का इसमें प्रावधान है। इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि उच्च न्यायालय भी होता है, लेकिन इसका फिलहाल तो ए मानो। और इसको जो है प्रश्न नंबर 48 का आंसर मैं कमेंट में दे रहा हूँ। निम्न में से कौन सी एक समिति है पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सी एक समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। 4 समितियाँ दे रखी है, 4 में से 3 डेफिनेटली पंचायती राज संस्था से संबंधित है। पंचायती राज संस्था से संबंधित कौन सी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से दीजिए, ऑप्शन डी, कृष्णा समिति है वो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। बाकी ML सिंघवी, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, तीनों समितियां हैं वो पंचायती राज समिति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 50 है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है
कि मूल कर्तव्य संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। जो संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, आपको पता है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, उनको बाद में जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को। तो जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया है वो किस संविधान मतलब किस किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य है। अगर मूल संविधान में मूल कर्तव्य की बात करें तो एक भी मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, सभी एक साथ नहीं जोड़े गए थे। 10 मूल कर्तव्य पहले जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे, एक मूल कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा था। तो जो 11वां मूल कर्तव्य है जो वो 6 से 14 वर्ष जो अनिवार्य शिक्षा का है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का है बच्चों के लिए, तो वो बाद में जोड़ा गया था। और पहले 10 जो है मूल कर्तव्य एक साथ जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में 1976 के तहत जोड़े गए थे। तो वो किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे वो बात करनी है। तो ऑप्शन ए है सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे, इसका सही आंसर है सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में किसने लंका के पीएम के रूप में शपथ ली है। ये करंट का प्रश्न है। इस बार जो क्रोनोलॉजी लगाई गई थी वो दिसंबर की क्रोनोलॉजी लगाई गई थी आश्रम में। तो ये प्रश्न है सभी दिसंबर की क्रोनोलॉजी से पूछे गए हैं प्रश्न है। तो इसमें हाल ही में किसने लंका के पीएम के रूप में शपथ ली थी, तो इसका सही आंसर होगा, जल्दी से दीजिए, श्रीलंका के जो है नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली। इसका सही आंसर होगा महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में सिसेरी पुल चर्चा में रहा, ये कहाँ स्थित है। हाल ही में जो सिसेरी पुल है वो चर्चा में रहा, वो कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए, सिसेरी पुल कहाँ है। तो इसका सही आंसर है बी, अरुणाचल में है। सिसेरी पुल है जो अरुणाचल में है वो चर्चा में रहा था। प्रश्न नंबर 51 है, जल्दी से आंसर दीजिए, हाल ही में किसने लंका का, ये तो हो गया प्रश्न नंबर 51 और 52 दोनों हो गए थे। प्रश्न नंबर 53 में बात करनी है। 59वीं सीनियर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। 59वीं सीनियर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। रांची किया, पटना किया, मणिपुर किया या उत्तर प्रदेश के, इन चारों में से कहाँ पे 59वीं सीनियर राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स का आयोजन किया गया। तो इसका सही आंसर है ए, रांची में इसका सही किया गया था। तो 53 में सही आंसर होगा ए होगा, रांची में इसको वो है किया गया था, आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 54 है, 54 में बात करते हैं, यही दिया हुआ है 54 2019 के बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। भारतीय जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई है, उसके जो नए अध्यक्ष के रूप में 2019 में किसे चुना गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सौरव गांगुली, एम एस धोनी, चार में से किसको बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है 2019 में। तो इसको सही आंसर है बी, सौरव गांगुली को अध्यक्ष चुना गया है। इजी प्रश्न है, आप सभी को पता है, आप सभी क्रिकेट में इंटरेस्ट लेते हैं तो सभी को पता होगा कि सौरव गांगुली को बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाए गए हैं। कुछ बेसिक प्रश्न जरूर है लेकिन कुछ अच्छे प्रश्न भी बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है, शानदार पेपर है, आप सभी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का लेवल है। और ये है कि कुछ बात करेंगे अब सिलेबस के बारे में, आगे बात करेंगे है। अभी पहले बात करते हैं 55वें प्रश्न पे। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है, जल्दी से आंसर दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, एनएसजी बोलते हैं जिसको, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी बोलते हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, जिसका महानिदेशक अभी किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर बताइए जल्दी से। 55 में सही आंसर बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है सी, अनूप कुमार, सी अनूप कुमार। प्रश्न नंबर 56 है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने, प्रश्न नंबर 56 है, पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की क्रिकेट सलाहकार समिति से कब इस्तीफा दिया है। तो इसका सही आंसर होगा, जो अभी कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सलाहकार समिति से इस्तीफा दे दिया है। आपको पता है बीसीसीआई की जो सलाहकार समिति में कपिल देव शामिल थे, जो कप्तान बनाने में, विराट कोहली को कप्तान बनाने में इनका हाथ था, या फिर जो रवि शास्त्री कोच बनाने में इनका हाथ था, कपिल देव का रवि शास्त्री को कोच बनाया था। तो ये सलाहकार समिति होती हैं, तो ये तय करते हैं कि
तीनों सलाहकार के साथ में, तो अभी मिलकर इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा कब दिया है, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है बी, 2 अक्टूबर 2019 को। बी, 2 अक्टूबर 2019 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न नंबर 57, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 57 का आंसर दीजिए, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 58 पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 58 का जल्दी से आंसर दीजिए। किसने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को पदभार ग्रहण किया है। यह करंट से संबंधित है। आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो भी है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, तो वो 31 अक्टूबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति की गई है वो कौन है, और साथ साथ में आपको लद्दाख का भी बताना है कि कौन है। तो इसका सही आंसर है बी, गिरीश चंद्र मुर्मू है। बी सही आंसर है, बी गिरीश चंद्र मुर्मू है, वो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल है। और लद्दाख के हैं जो आर के माथुर, राधा कृष्ण माथुर है, उसको लद्दाख का बनाया गया है, और गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेंज हुआ है जम्मू कश्मीर का जो बारे में जो भी प्रावधान है वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करते हैं 59 प्रश्न में, 59वें प्रश्न पे बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा 17 अक्टूबर 2019 को जारी भारत नवाचार सूचकांक 2019 में किस राज्य को शीर्ष प्रदान किया गया। तो नीति आयोग ने जारी की थी भारत नवाचार सूचकांक। तो पहले तो ये प्रश्न बनता है कि भारत नवाचार सूचकांक है जो जारी कौन करता है, तो जारी करता है नीति आयोग। जारी कब की थी, इस बार 17 अक्टूबर 2019 को जारी की थी, हाल ही में जारी की थी। तो ये इसमें किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। 59वां प्रश्न है, किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, तो इसका सही आंसर दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक। कर्नाटक को इसमें शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। 60वां प्रश्न है, आप सभी को पता है कि जीके के पार्ट में 60 प्रश्न आते हैं, ओल्ड पैटर्न के अनुसार 60 प्रश्न आते थे। तो इसी में 60वां प्रश्न है, जीके का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद में जो 30 प्रश्न कंप्यूटर के होंगे, 30 प्रश्न हिंदी के होंगे, और जो 60 प्रश्न बचे हुए हैं वो मैथ और रीजनिंग के 60 प्रश्न होंगे। 180 प्रश्नों का जो पैटर्न है वो चल रहा है। तो अभी हम इस वीडियो में जो बात करेंगे, इस वीडियो में वो हम बात करेंगे जो 60 प्रश्नों के बारे में ही बात करेंगे जो जीके के प्रश्न है। और अगले वीडियो में जब हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम कंप्यूटर और हिंदी के 60 प्रश्नों के बारे में। 30 कंप्यूटर के और 30 हिंदी के, दोनों के प्रश्नों के बारे में साथ में बात करेंगे। आज इन सिर्फ 60 प्रश्नों के बारे में ही चर्चा करते हैं। जो जीके का पार्ट है इसके बारे में बात करते हैं। तो 60वां प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। भारत ने किस देश के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना करने हेतु समझौता अक्टूबर 2019 में किया है। भारत ने किस देश के साथ उच्च स्तरीय रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना करने हेतु समझौता किया है। तो 60वां प्रश्न जल्दी से आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा बी, सऊदी अरब। बी, सऊदी अरब इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल पे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको अगले जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो उसका मिलता रहे, और आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि इन जो जीके के 60 प्रश्न लिए हैं मैंने, उन 60 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो रहे हैं। आपने पेन कॉपी में लिखे होंगे, देखे होंगे, तो आपके 60 में से कितने सही हो रहे हैं, इसके आधार पर पता चलेगा कि तैयारी ये कैसी है, लेवल कैसा है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए 60 परसेंट कैसे हैं। इस जो है सेशन में कोई भी कमियां रही होगी, कोई भी गलतियां रही होगी, तो आप मुझे बताइएगा, उनके आधार पर मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। वो प्रश्नों की जो स्पीड है आगे कराने की टाइम और चाहिए तो टाइम और दे देंगे। तो आप मुझे जो भी है वो आप सजेस्ट कीजिए कि क्या क्या कमियां रही है, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं दूसरे वाले बैच का भी पेपर है वो मैं ज़रूर करवाऊँगा, यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगा। तो उम्मीद है आज वाला बढ़िया पसंद आया होगा आपको। तो फिर अगले सेशन में हम बात करेंगे जो इसी पेपर के जो 8 दिसंबर को जो बड़ा पेपर हुआ था पटवारी का, उसमें जो 30 प्रश्न कंप्यूटर के आए थे और जो 30 प्रश्न हिंदी के आए थे, उन 60 प्रश्नों के बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। और तीसरा सेशन होगा जिसके 60 प्रश्न मैथ्स के आए हैं, तो उसके हम बात करेंगे। वो मैथ्स वाले प्रश्न भी आपको करने हैं, पेन कॉपी लेके बैठना है, उसमें मैं थोड़ा वक्त ज़्यादा दूंगा आपको, तो आपको वो भी सारा सोल्व करना है। धन्यवाद दोस्तों।